वेलकम बैक टू माय चैनल अलीवियर्स इनसाइड। आज जो हमारा सेशन है वो सेशन नंबर 1 है। ऑफिशियली जो हमारी इससे पिछली वीडियो थी वो थी हाउ टू सेट गोल इन ट्रेडिंग, क्योंकि वो इसलिए शुरू में इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपको अपना गोल ही नहीं पता होगा ट्रेडिंग में, तो फिर आपको जब एक डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तो फिर आप रास्ता कैसे फाइंड करेंगे। तो आज जो है हमारा ऑफिशियली सेशन नंबर 1 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते हैं, आप आगे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो सेशन लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने स्केलिंग के बारे में बात की है कि स्केलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप फिजिकल बिजनेस करते हैं, या चाहे ऑनलाइन ई कॉमर्स वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ही स्केलिंग ट्रेडिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखा तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले वो सेशन देख लें। हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस तरह इंसानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, इंसानी नेचर से जुड़ी हुई है। इंसान सदियों पहले भी ट्रेडिंग कर रहा था और आज भी कर रहा है। ट्रेडिंग का अंदाज अलग हो गया है। पहले इंसान चीज़ के बदले चीज़ लेता था, अब इंसान नोट के बदले चीज़ लेता है, और अब नोट के बदले नोट, लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग। आप एक टाइम के ऊपर एक जो करेंसी है वो सेल कर रहे हैं, और एट एट अ टाइम आप जो दूसरी है वो बाय कर रहे हैं। मीन्स कि एक टाइम के ऊपर एक सेल हो रही है, दूसरी बाय हो रही है। तो हम लोग इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। अभी हम लोग आते हैं अपने आज के सेशन पर, हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग। सो जो सबसे पहला सिस्टम था उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये ये एक मेथड था जिससे आप चीज़ के बदले चीज़ लेते हैं, जिसको हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। और मीन्स कि एक्सचेंज करना एक चीज़ को। मुझे अगर व्हीट चाहिए और आपको राइस चाहिए, तो मैं आपको वो व्हीट दूंगा और आप मुझे राइस दे देंगे। लाइक स्किल में मुझे अगर कारपेंटिंग का काम आता है, मैं कारपेंटर हूँ और आप जो हैं वो एक अच्छे माली हैं, आप एक अच्छे गार्डनर हैं, तो मैं आपको वो सर्विस दे दूंगा और आप मुझे गार्डनिंग की सर्विस दे देंगे, गार्डनिंग की। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। चीज़ के बदले चीज़, या किसी सर्विस के सर्विस सर्विस के बदले सर्विस एक्सचेंज करना विदाउट यूजिंग एनीथिंग, मीन्स के बगैर मनी के। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर होता था, जिसमें दोनों पार्टीज अपनी वैल्यू एक्सचेंज करने में वो म्यूचुअल मुहैया करती। मीन्स के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था कि आप मुझे इतनी सर्विस देंगे या आप मुझे इतना वीट देंगे तो मैं आपको उतने राइस दूंगा या आप मुझे उतने राइस देंगे। ये एक म्यूचुअल बेसिस पे होता था। ये एक अंदाजे के लिहाज से जो एग्रीमेंट होता था, ये उसकी बना के ऊपर एक्सचेंज होता था। इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता था और ना ही किसी पैसे का यूज़ होता था, कोई मनी यूज़ होती थी। तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मीन्स के आपके पास राइस हैं और वो मुझे चाहिए, और मेरे साथ एक और शख्स है, उसको भी चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस हो गया, तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि किसको मैं कितने दूँ। तो एक ये डिफ़िकल्टी आ रही थी। उसके साथ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब मेरे पास जो व्हीट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ व्हीट और राइस की, आप किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास जो व्हीट है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, और जो जिससे मैं एक्सचेंज करने गया हूँ, जिसके साथ मैं ये बार्टर सिस्टम करने के लिए गया हूँ, उसकी जो राइस की क्वालिटी है वो बहुत लो है। तो ये मुझे ना उस राइस की क्वालिटी का पता है और ना उसको मेरी व्हीट की क्वालिटी का पता है, क्योंकि हमारे पास कोई सर्विस नहीं सर्विस नहीं है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमने अब लैक ऑफ, क्योंकि मेरे साथ कोई और है नहीं जिसके साथ मैं ये और एक्सचेंज कर दूँ, तो मुझे मजबूरन उसके साथ एक्सचेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है उससे वो लेना, और मुझे अपनी चीज़ जो कि ज़्यादा है मेरे पास, जो कि ख़राब हो सकती है या और कोई मसला हो सकता है, तो वो मेरी मजबूरी है उसको देना। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीज़न। उसकी सब डिवीज़न नहीं है, आप उसके पास कोई टाइप्स नहीं है उस चीज़ की, और ना कोई यूनिट है जिसमें आप उस चीज़ को मुहैया कर सकते हैं। मीन्स के अंदाज़े के लिहाज से देंगे, मुहैया मतलब कोई चीज़ नहीं है। मीन्स के कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हो रहा है जिससे हम चीज़ को मेजर कर सकते हैं, मैं उसको इतना दूँ या वो मुझे इतना दे। हम लोग अंदाज़े के लिहाज से एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। अब आ जाते हैं जी उससे थोड़ा सा एडवांस, जिसके अंदर कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी किसी भी चीज़ को कहते हैं, लाइक ग्रेन कैटल शेल। अब ग्रेन कैटल शेल जो है ये तकरीबन ये बीसी में यूज़ होते थे। ये आज कल नहीं, ये बीसी में यूज़ होते थे। शेल जो होते हैं, जो समंदर के किनारे आपको पता है पड़े हुए मिलते हैं, ये उसके बदले कोई लोग, मीन्स के उसको एज अ मनी यूज़ करना, उसको उसको एक वैल्यू देना कि जिसके पास इतने शेल होंगे वो इतनी चीज़ ले सकता है। अब उसको एज अ मनी यूज़ करना, वो अब मीन्स के इंसान फिर थोड़ा सा हो गया है, एडवांस हुआ है, तो उसने शेल को एज अ मनी यूज़ किया। लेकिन उसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही थी कि जो लोग बीच के किनारे रहते थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे दिन ब दिन, क्योंकि जब वो सुबह उठते थे तो उनको बीच के ऊपर शेल पड़े हुए मिल जाते थे, जिसकी वजह से वो सुबह-सुबह सारे शेल कलेक्ट कर लेते थे, जो उनको पड़े हुए मिलते थे, तो वो अमीर होते जा रहे थे दिन ब दिन, जो लोग बीच के करीब रह रहे थे।
तो इस तरह एक सोसाइटी के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता था। मीन्स कि कई लोग बहुत अमीर और कई लोग बहुत गरीब होते जा रहे थे, गरीब से गरीब, और जो अमीर था वो अमीर से अमीर होता गया। तो इसमें ये डिफ़िकल्टीज़ थी जो सबसे बड़ी। उसके बाद आए हैं मेटल कॉइन। अब मेटल कॉइन लाइक सिल्वर और गोल्ड। अब इस ये तो आपने भी सुना होगा कि पिछले ज़मानों ये भी पीछे की बात है कि लोग जो है वो तजारत सिल्वर और गोल्ड के बदले में करते थे। मीन्स कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, तो आपको मुझे गोल्ड या सिल्वर देना होगा, तो फिर मैं आपको वो चीज़ दे दूँ। मीन्स कि गोल्ड को एज़ अ करेंसी यूज़ करते थे। आज तो हम लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं विद डॉलर, लेकिन वो गोल्ड को विद थिंग्स ट्रेड करते थे। मीन्स कि गोल्ड को डायरेक्टली उनकी बेस करेंसी जो होती थी अ, वो थिंग, और वो उनकी जो कोड करेंसी होती थी वो डॉलर होती थी। अब कोड और बेस करेंसी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोड करेंसी किसको कहते हैं और बेस करेंसी किसको कहते हैं। तो डिफ़िकल्टी सब इसमें क्या आई हैं कि ये वेट में हैवी होते थे। अब जब ये वेट में हैवी होते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी, एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा था, और लिमिटेड डिनोमिनेशन थी। मीन्स कि ये लिमिटेड थे। अब आपको पता है कि गोल्ड एक दुनिया में लिमिटेड है, अनलिमिटेड गोल्ड नहीं है, लाइक सॉइल। अब जो रेत है वो दुनिया में अनलिमिटेड है, उसको आप जितना मर्ज़ी ले लें, समंदर के नीचे इतनी रेत है, आप उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो लेकिन गोल्ड जो है वो एक लिमिटेड है। हाँ, इंसान खोजता ज़रूर है, लेकिन अभी तक वो मीन्स कि है ही लिमिटेड, क्योंकि ये सॉइल जो है वो दुनिया की हर जगह पे पाई जाती है, लेकिन गोल्ड दुनिया में हर जगह पे नहीं पाया जाता। तो अब ये जब वेट में बहुत ज़्यादा था और बल्क होता था, तो उसके बाद पेपर मनी आई। या पेपर मनी किस तरह आई है कि एक दफ़ा एक शख़्स बादशाह के पास काम कर रहा था, तो उसने उसके पास इतना ज़्यादा काम किया है कि उसका जो कोड था वो बादशाह के पास एज़ अ पड़ा हुआ था कि बादशाह के महल में पड़ा हुआ था कि बादशाह के महल में मेरा जो कोड है वो सेफ है। तो वो जब अपने गाँव जा रहा था, तो उसने बादशाह को कहा है कि आप मेरा गोल्ड मुझे वापस दे दें। उसके गाँव में शादी थी, तो आप मेरा गोल्ड मुझे वापस दे दें। जब उसने अपना गोल्ड देखा, तो वो बहुत ज़्यादा था। उसको लेके जाने में मुश्किल हो रही थी, और उसको ये भी डर था कि जाते हुए कहीं चोरी ना हो जाए। तो उसने क्या किया कि बादशाह को कहा है आप मेरा गोल्ड अपने पास ही रखें। तो बादशाह ने उसको एक मशवरा दिया है कि आप ये चेक लें। अब चेक के ऊपर बादशाह ने अपनी एक स्टैम्प लगा दी थी कि जब भी आप मेरे पास आएँगे और ये चेक मेरे यहाँ पे महल में दिखाएँगे, तो वो मैं आपको गोल्ड दे दूँगा, जितना ये चेक के ऊपर लिखा। तो उसने बादशाह के ऊपर एतबार किया, और वो चेक वो अपने साथ ले गया। जब वो चेक अपने साथ लेके गया, तो वहाँ पर उसको गोल्ड की ज़रूरत पड़ी है। अब एक शख़्स था वहाँ पे ऐसा कि जो बादशाह के पास जा रहा था अपना गोल्ड लेके। लेकिन उसको भी ये कि डिफ़िकल्टी आ रही थी कि मैं इतने गोल्ड को यहाँ से वहाँ पर कैसे मूव करूँ? तो उसने ऐसा किया कि उसने उस बंदे से कॉन्टैक्ट किया जिसके पास वो चेक था। तो उसने उससे वो चेक लिया, और उसको ये कहा है कि ये तुम्हारा जितना इसके ऊपर चेक के ऊपर लिखा हुआ है, ये तुम इतना ले लो, और मैं बादशाह के पास जाऊँगा और ये चेक उसको दूँगा, और वो मुझे इतना दे देगा। तो ऐसा हुआ। उसने वो चेक ले लिया, और ले लिया उससे, और उतना गोल्ड उसको दे दिया, और जब बादशाह के पास गया, बादशाह को उसने वो चेक दिखाया, तो बादशाह ने उसे वो गोल्ड दे दिए। तो इस तरह ये दिन गुज़रते गए, साल गुज़रते गए, तो ये जो चेक वाला सिस्टम था, ये उस कम्युनिटी के अंदर बहुत आम हो गया। जब बाहर की कम्युनिटी आई, वहाँ पे देखा कि यहाँ पर तो एडवांस हो रहा है, तो उन्होंने ये चेक वाला जो सिस्टम था, कमिटमेंट वाला, ये उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ में इस तरह फिर सारा जो गोल्ड था वो बादशाह के पास होता था, और लोग जो है वो चेक टू चेक ट्रेड करते थे। मीन्स कि बादशाह ने फिर अपने नोट बना दिए, इतने का चेक, इतने का चेक, इतने का चेक। आजकल जो हम लोग नोट यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक चेक की फॉर्म है। ये इसके हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग आजकल जो मनी यूज़ करते हैं वो किसकी बेस है, उसके पीछे हमारे पास बैंक में क्या है। तो इसका क्या मसला था कि हाइजीन कंसर्न थे, डैमेज हो जाता था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था, और काउंटरफीटिंग मीन्स के नकली जो थे, काउंटरफीटिंग मतलब नकली नोट बन जाते थे, उसकी कॉपीज़ बन जाती थी फेक। अब बैंक्स नोट मीन्स के जो आज से तकरीबन आप 1 सदी पहले मान लें, 1 सदी पहले जो बैंक नोट बनाता था, ये जब अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर अटैक किए हैं, ये उससे पहले की बात है। उसके बाद फिर सिस्टम चेंज हो गया, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सिस्टम क्यों चेंज हुआ है और किस बेस के ऊपर चेंज हुआ है। तो बैंक नोट किसको कहते हैं? बैंक नोट्स मीन्स के ये वही वाला सिस्टम है कि आपके पास एक अगर ₹100 का नोट है, वो ₹100 का सोना पीछे बैंक में पड़ा हुआ था। मीन्स के अगर आप बैंक में जाते थे और आप उसको ₹100 का नोट अपना देते थे और कहते थे कि ये ₹100 का नोट है, और मुझे ये नोट नहीं चाहिए, जो मेरा सोना पड़ा हुआ है आप वो मुझे दे दें। तो वो बैंक आपको ₹100 का आप बैंक आपको दरख्वास्त भेजता था आगे, और वो आपको वो सोना दे देते थे। अब गोल्ड जो था वो बैंक्स में था, मीन्स के गोल्ड आम आवाम नहीं ले सकती थी तब। अमेरिका में गोल्ड बैन कर दिया था। अमेरिका ने कहा है कि जितना भी गोल्ड है वो आप गवर्नमेंट को जमा करवाएँ। तो उसने गोल्ड बैन कर दिया अमेरिका ने कि गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं हो सकती, गोल्ड सिर्फ़ गवर्नमेंट के पास होगा। तो गवर्नमेंट उसके बदले सिर्फ़ वो नोट बनाती थी, वो नोट लोगों में देती थी, और लोग नोट एक्सचेंज करके, क्योंकि उनको पता होता था कि जितने की मेरे पास नोट की वैल्यू है, इतने का मीन्स कि जितने नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे ना, उतने का सोना बैंक में पीछे पड़ा हुआ था।
अब मॉडर्न नोट की तरफ आते हैं कि मॉडर्न नोट के अंदर अब जो हम लोग जो आजकल करेंसी यूज़ करते हैं इसको मॉडर्न बैंक्स नोट कहते हैं या फियाट करेंसी कहते हैं। अब इसके पीछे आजकल तो आप कहेंगे कि हम लोग गोल्ड ट्रेड भी कर सकते हैं, सिल्वर भी ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर आजकल तो ऐसा नहीं। आजकल जो है वो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी और अपने ट्रस्ट के ऊपर इश्यू करती है नोट्स। मीन्स के अगर आप आज के दिन के अंदर 5,000 का नोट एक बैंक में लेके जाएँ और उसको कहें कि मुझे ये नोट नहीं चाहिए और मुझे गोल्ड दो, तो वो आपको कभी भी गोल्ड नहीं देगा। क्योंकि वो आपको ये कहेगा कि भाई आप जाएँ, आप किसी भी जगह के ऊपर ये नोट देंगे आपको वो चीज़ उसके बदले में वो देगा। तो ये जो है एक ट्रस्ट है हमारा हमारी गवर्नमेंट पर। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपका जो नोट है वो अगर आप लेकर जाते हैं एक नेशनल बैंक के पास तो वो आपको ये कहेगा कि भाई आप किसी भी जगह के ऊपर जाएँ नोट दें, आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर तो वो नोट असली हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पीछे बात की है कि इस चीज़ के अंदर काउंटरफीटिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू है। तो ये एक ट्रस्ट है, एक एक ट्रस्ट है जो हमारी गवर्नमेंट पर है। ये हर मुल्क की जो पब्लिक होती है उसका उसकी गवर्नमेंट के ऊपर एक ट्रस्ट होता है। वो गवर्नमेंट उस ट्रस्ट को यूज़ करके एक नोट बनाती है। तो आजकल हम लोग यही नोट यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे ट्रस्ट बेस्ड के ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट पे है। इसको हम लोग फियाट या मॉडर्न बैंक्स नोट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं जी अपनी डिजिटल करेंसी के ऊपर। अब डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी इसकी कोई डिजिटल फॉर्म इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है डिजिटल करेंसी की। ये सिर्फ़ एक डिजिटल फॉर्म में होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी होती है, इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं है। इसको हम लोग इसलिए डिजिटल करेंसी कहते हैं। तो ये आप करेंसीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि जो आपके बैंक्स में बैंक ऐप में जो नोट आपको शो हो रहे होते हैं, वो एक डिजिटल करेंसी है। आप कार्ड स्वाइप करते हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, आप कार्ड स्वाइप करते हैं, वो डिजिटल करेंसी आपके डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको कोई अपनी फिज़िकल चीज़ नहीं देनी पड़ती। इसमें क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, वर्चुअल करेंसीज़ आ जाती हैं जो कि और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाती हैं जो कि गवर्नमेंट्स इश्यू करती हैं अपनी। अब पाकिस्तान है तो पीकेआर इश्यू हुए हुए होंगे, हर बैंक के अंदर पीकेआर ही सर्कुलेट हो रहा होगा। इंडिया इंडिया में आईएनआर हर बैंक के अंदर सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह डॉलर है तो यूएस के बैंक जो है वो अपने अंदर डॉलर सर्कुलेट कर रहे हैं। एक बैंक टू दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में सिर्फ डॉलर सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये इशू गवर्नमेंट करती है। इसको हम लोग डिजिटल अब इसके एडवांटेजेस देखें तो ये लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। मीन्स के आपको बहुत ज़्यादा लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है, स्पीड है और ग्लोबल रीच है। आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस में भी पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर आप पीकेआर भेजेंगे तो वहाँ पे उसको डॉलर्स ही होंगे। वो डॉलर आपको वहाँ से यहाँ पे भेजेगा तो आपको यूएस से अगर यहाँ पे आएँगे तो आपको वो पीकेआर में शो होंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो ये वॉलेटिलिटी है और हाई रिस्क है। हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि बैंक ऐप है, डिजिटल है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हैक हो सकती है या और भी रिस्क हो सकते हैं। और वॉलेटिलिटी है, मार्केट की प्राइसेस अप्स एंड डाउन है जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं वॉलेटिलिटी। उसको ये कहते हैं कि जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मूव होती है, उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। मीन्स के अप्स एंड डाउन आते हैं एक करेंसी के अंदर। व्हाट इज़ फॉरेक्स? अब हम लोग अपने फॉरेक्स की तरफ आते हैं तो फॉरेक्स को हम लोग एफएक्स भी कहते हैं जो कि जो कि स्टैंड करता है फॉरेन एक्सचेंज पर। अब करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कि जब आप जिस जगह के ऊपर बहुत सारी करेंसी को एक साथ ट्रेड कर लेते हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब करेंसीज को आप किस तरह ट्रेड करते हैं? आप एट अ टाइम दो काम कर रहे होते हैं। आप एक करेंसी बेच रहे होते हैं और दूसरी खरीद रहे होते हैं। अब वो चाहे ईयूआर यूएसडी हो, यूएसडी जेपीवाई हो या जीबीपी यूएसडी हो, आप एक टाइम के ऊपर दो काम कर रहे हैं, एक को सेलिंग दूसरे को बाइंग। मैंने आपको ये बताया कि ये सदियों पहले भी यही काम हो रहा था कि एक बंदा सेल करता है दूसरा बाय करता है। आप अगर आज भी अगर कोई फिजिकल चीज़ भी लेने जाएँ तो आप अपना नोट जो है वो सेल करते हैं और अगले से चीज़ बाय करते हैं। बाइंग सेलिंग हर जगह पे होती है। आप जब कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको अपनी एक चीज़ सेल लाज़मी करनी पड़ती है। अ Forex market is the largest, most liquid market in the world by trading volume with trillions of dollar changing hand every day. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें मोस्ट लिक्विड मार्केट है। मीन्स के जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है इन द वर्ल्ड बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें सबसे ज़्यादा है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं और रोज़ाना चेंज हो रहे हैं हैंड टू हैंड। मीन्स कि अगर मैं यूएसडी सेल करता हूँ, यूरो बाय करता हूँ तो यूएसडी हैंड टू हैंड किसी और के हाथ में जा रहा है और यूरो हैंड टू हैंड मेरे हाथ में आ रहा है। तो अ, जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज़ डन थ्रू बैंक्स, ब्रोकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब जो ज़्यादातर ट्रेडिंग है वो बैंक्स करते हैं, ब्रोकर करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब आप ब्लैक रॉक देख सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई फिजिकल सेंटर नहीं है, आप ऑनलाइन ब्रोकर से कनेक्ट होते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स दिन में 24 घंटे ओपन होती है और 5 डेज़ इन अ वीक जिसमें सैटरडे, संडे मार्केट क्लोज़ रहती है। अब व्हाट इज़ ब्रोकर इन फॉरेक्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट
आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोकर क्या चीज़ है। ब्रोकर एक्ट्स एज़ अ ब्रिज बिटवीन अ ट्रेडर एंड फॉरेक्स मार्केट। इसका क्या मतलब है? मीन्स के मैं अगर आप अगर थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, मीन्स के 12-15 साल अगर आप पीछे चले जाएँ तो आपको पाकिस्तान के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, मीन्स के स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई आप स्टॉक बाय कर रहे हैं, शेयर बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, पीएसएक्स, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है, तो आपको वहाँ पर जाके फिज़िकली कोई चीज़ बाय करनी पड़ेगी। फिज़िकली आपको उनको पैसे दे के वो बाय करना पड़ेगा स्टॉक। तो लेकिन यहाँ पर वो जो पीएसएक्स है, वो एक हमारा प्लेटफ़ॉर्म है और उसके अंदर एक ब्रोकर है, उससे हम लोग बाय कर रहे हैं। तो ये ब्रोकर सेम वैसा ही है कि एक ब्रोकर है जिससे हम लोग ये चीज़ बाय करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये चीज़ बाय करते हैं। बाय कर रहे कहाँ पे हैं? MT5, MT4 उसको हम लोग प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं। अब एक ट्रेडर है और एक फॉरेक्स मार्केट है। अब इंसान खुद तो कर नहीं सकता है, किसी न किसी कंपनी की किसी न किसी ब्रोकर को या किसी न किसी कंपनी को चाहिए होगा कि हम लोग उसके पास जाएँ और उसके ऊपर अकाउंट खोलें और वो हमें अपॉर्च्युनिटी दे के हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर आ सकें। तो उसको ब्रोकर कहते हैं और ये एक्ट्स एज़ अ ब्रिज करता है बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड अ ट्रेडर। हम लोग सबसे पहला काम क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना, देन ब्रोकर पे अकाउंट खोलना, देन प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना और देन प्लेटफ़ॉर्म में लॉगिन करके ट्रेडिंग करना। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएँगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना ही मैं कोई आपको यहाँ पे करके बताऊँगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं और ना ही मेरे को एफ़िलिएट लिंक है। इस वजह से आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो आपको सारा मिल जाएगा। हम लोग जल्दी-जल्दी से आगे जाएँगे ताकि हम लोग अपने जो रियल कॉन्सेप्ट हैं लाइक आईसीटी के ऊपर आ सकें। क्योंकि वो एक बहुत बड़े-बड़े मॉडल हैं, इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। दे प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म देयर ट्रेडर। ये वो बात कर रहा है कि MT5 या MT4 या आप डीएक्स ट्रेड्स देख लें, कोई भी इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो ये वो उसके ऊपर ये आपको अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे और आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाउ ब्रोकर अर्न्स। ब्रोकर कैसे अर्न करते हैं? दे अर्न थ्रू बिड आस्क स्प्रेड व्हिच इज़ डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द करेंसी पेयर। बिड आस्क प्राइस का मतलब ये है कि अगर मैं बाय करूँगा, तो अगर मैं एक्सचेंज के ऊपर जाता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि मुझे $100 चाहिए, $100 का नोट चाहिए, तो वो मुझे मिसाल देते हैं कि वो मुझे 300 का $100 का नोट देगा और जब मैं उसको सेल करने जाऊँगा और मैं उसको कहूँगा कि मुझे $100 बेचने हैं, चाहे मैं उस वक़्त ही जाऊँ। एक दफ़ा मेरी उन लोगों ने एंट्री कर दी कि इस शख्स ने $100 खरीदनी है, तो वो जब मैं सेल करने जाऊँगा तो वो मेरे से कभी भी $300 नहीं लेंगे। ये मैं लीगल मार्केट की बात कर रहा हूँ, हर मुल्क में इल्लीगल मार्केट्स होती हैं, एक्ज़िस्ट करती हैं, हर मुल्क के अंदर, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लीगल मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो वो मुझसे कभी भी $300 का दोबारा डॉलर वापस नहीं लेंगे, वो मुझे 295 या 290 का डॉलर वापस लेंगे, जिसमें आप हर डॉलर के ऊपर उसको ₹5 या ₹10 प्रॉफ़िट हो रहा है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता है, 2, 3 या ₹5 का डिफ़रेंस होता है और डॉलर का रेट रोज़ फ्लक्चुएट भी होता रहता है, जिसमें रोज़ाना का डिफ़रेंस अलग होता है। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। अ, आई नो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आप जो पैसा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कब तक है? मीन्स उसकी वैल्यू जब पैसा आपके हाथ में है, जब एक नोट आपके हैंड में है ना, जब आप उसको हाथ में फ़ील कर रहे हैं, तो तब उसकी वैल्यू है। जब लोगों में ट्रेड हो रहा है तब उसकी वैल्यू, नहीं तो एक कागज़ जब बैंक में पड़ा हुआ है तो वो तो एक कागज़ है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो एक एक चीज़ की तब ही वैल्यू बनती है जब वो लोगों में ट्रेड हो रही होती है, जब लोगों में उसकी डिमांड बनती है। अब हर बंदा क्यों इस नोट के पीछे पागल है? क्योंकि इसकी एक डिमांड है हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में। तो जब इसकी क्या डिमांड होती है अगर ये बैंक में पड़ा हुआ होता? बैंक में तो ये सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा है। इसकी डिमांड इसलिए है क्योंकि ये लोगों में ट्रेड हो रहा है। इसी वज़ह से हर चीज़ जिस वक़्त तब भी उसकी डिमांड बनती है जब वो लोगों में ट्रेड हो रही होती है। उस चीज़ की कोई डिमांड नहीं है जो लोगों में ट्रेड नहीं हो रही। तो ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, आपको हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरह इंसान ने तरक्की की पैसे के मामले में। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं है लेकिन ये बेस है, तो आपने इसको लाज़मी अपने ज़हन में रखना है। तो अगली क्लास में मिलेंगे आपके साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम। पीस। I think I'm running जैसे मैं ही कोच। मुझे पता है shit is funny but it's not a joke। मुझे सुनते हैं करोड़ों में on popular demand और जो टेढ़ो शायरी करे लेते प्रॉपर हम रिमांड। बड़ा साउंड बड़ी सोच करूं बड़े बड़े काम, मेरे शोज पे ना के सो जाते सारे इंतजाम। When we pull up तो फिर chaos।